मेरा नाम अमर है। मेरा ताल्लुक फैज़ाबाद से है। हम लोग फैज़ाबाद के करीब एक गांव में रहते थे, जो कि हमारा पुश्तैनी गांव था। मेरे पापा शहर में नौकरी करते थे और महीने बाद हम लोगों से मिलने के लिए गांव का चक्कर लगा लेते थे। मुझसे बड़ी मेरी 5 बहनें थीं और मैं 5 बहनों में सबसे छोटा और लाडला भाई था। पहले तो मेरी दादी जिंदा थी तो वो हम लोगों के साथ गांव में रहती थी। वह हमें शहर जाने नहीं देती थी। मेरी मम्मी को उनका आसरा था, इसलिए वो अपनी बेटियों के साथ यहाँ रह रही थी। लेकिन फिर मेरी पैदाइश के 5 साल बाद मेरी दादी का देहांत हो गया और मेरे पापा ने भी यही सोचा कि वह हम लोगों को अपने साथ शहर ले जाएंगे। वहाँ पर मैं अच्छी शिक्षा हासिल कर लूंगा और किसी मुकाम पर पहुँच जाऊंगा, क्योंकि मैं इकलौता बेटा था और मेरे पापा चाहते थे कि वो मुझे अच्छी जिंदगी दे, मैं अच्छी शिक्षा हासिल करूं और समाज में किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचूं। इसलिए उन्होंने हम सब बहन भाइयों को मम्मी को अपने साथ शहर ले जाने का फैसला कर लिया। और अब तो दादी भी मौजूद नहीं थी। मेरी दादी ही थी जो मेरी मम्मी को शहर जाने नहीं देती, क्योंकि दादी को वहाँ दिल नहीं लगता था, इसलिए वह यहाँ रहने की आदी थी। उन्हें गांव का माहौल पसंद था और फिर मेरे पापा अपनी माँ को अकेला छोड़ देते, इसलिए मेरी मम्मी को भी मजबूरन दादी के साथ यहीं रहना पड़ रहा था। इसकी वजह से मेरी बहनों की पढ़ाई भी बहुत मुश्किल से हो रही थी, लेकिन उनकी परवाह किसको थी। मेरे पापा को उस वक्त सिर्फ अपनी मम्मी की परवाह थी। आखिर उनके देहांत के बाद मेरी मम्मी को भी अपनी जिंदगी जीने का मौका मिला। मेरे पापा हम सब लोगों को अपने साथ शहर ले आए। शहर का माहौल हमारे लिए बिल्कुल नया था। मेरी बहनें ने तो यही गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ाई हासिल कर ली थी और इसके बाद वो अपना सारा वक्त घर में ही गुजार दी थी। मम्मी के साथ सिलाई कढ़ाई करवा देती, घर के कामकाज में मम्मी का हाथ बटा देती थी। मेरी बड़ी 2 बहनें तो सारा वक्त घर के कामों में लगी रहती, जबकि मेरी छोटी 3 बहनें वो सारा वक्त घर में हंसी मजाक करती रहती हैं और कोई ना कोई हंगामा करती रहती हैं। क्योंकि मैं 5 बहनों का इकलौता और छोटा भाई था, इसलिए मेरा सारा वक्त अपनी बहनों के साथ गुजरता था। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और मेरी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखती। अपने हिस्से की चीज़ें भी वो मुझे दे देती। मुझे भी बाहर जाने का इतना ज़्यादा शौक नहीं था। मैं अपने स्कूल से वापस आकर अपना सारा वक्त अपनी बहनों के साथ घर में गुजारता था। मुझे भी लड़कों के साथ दोस्ती करने का कोई शौक नहीं था। मोहल्ले में मेरा कोई भी दोस्त नहीं था। मोहल्ले के जितने भी लड़के थे सब मुझे दोस्त बनाने की कोशिश करते थे, लेकिन मैंने किसी को दोस्त ना बनाया, क्योंकि घर में मेरी बहनें थीं और मैं उन्हीं के साथ खुश रहता था। उन्हीं के साथ सारा दिन गुजारना और उन्हीं की तरह मुझे भी बनने संवरने का शौक होने लगा। मेरी बहनें किसी शादी पर जाती तो अच्छे अच्छे चमकदार कपड़े पहनती। उन्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता और मेरा भी यही दिल करता कि मैं भी इन्हीं की तरह सुर्ख कपड़े पहनूं, चमक वाले कपड़े पहनूं। मुझे भी लड़कियों की चीज़ें अच्छी लगती थी। मैं अपनी बहनों की चीज़ों को देखता तो मुझे वो सारी चीज़ें अच्छी लगती है। लड़कों से ज़्यादा मुझे लड़कियों की चीज़ों में दिलचस्पी होने लगी थी, क्योंकि घर में मेरी बहनें होती थीं और मैं उनकी चीज़ों को देखता रहता था। उनको बनते संवरते देखना मुझे अच्छा लगता था। उनके साथ रह रहकर मैं भी ऐसा हो गया था कि मुझे भी लड़की बनकर रहने का शौक चढ़ गया, जबकि मेरी मम्मी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो मुझे इस बात पर डांटते तो मेरी बड़ी बहनें ये कह देती कि अभी मैं छोटा हूँ, इसलिए अपनी बहनों के साथ मिलकर मस्ती करता हूँ। अम्मा फिक्र न करें, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो समझदार हो जाऊंगा। बच्चे तो इसी तरह के काम करते रहते हैं। और फिर मेरी मम्मी भी यही समझकर नजरअंदाज कर देती कि अभी मैं छोटा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता समझदार हो जाऊंगा तो बाहर जाकर लड़कों से मिलूंगा जुलूंगा तो ये सारे काम छोड़ दूंगा। जब अपनी बहनों का पीछा छोड़ दूंगा तो फिर खुद ब खुद ही ठीक हो जाऊंगा। मैं लड़का था, लेकिन बचपन से ही मुझे लड़कियों की तरह बनने संवरने का शौक था, क्योंकि घर का माहौल ऐसा था। घर में 5 बहनें थी और हर वक्त वह इस तरह से बन संवर कर रहती थी। उनको देखा देखी मेरे अंदर भी यही शौक पैदा हो गया, क्योंकि बाहर मेरा ज्यादा आना जाना नहीं। जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मी मुझे घर से बाहर निकलने नहीं देती। मैं उनका इकलौता और छोटा बेटा था, इसलिए मेरे मामले में बहुत सावधान थी और मुझे कहीं भी अकेले जाने न देती। मैं जब भी स्कूल से वापस आता तो सारा वक्त तो मुझे घर में ही रखती। यह कहती कि बाहर के हालात अच्छे नहीं हैं, और क्योंकि हम लोग शहर आकर रहने लगे थे तो शहर के हालात और गांव के हालात में बहुत फर्क होता है। गांव में तो हम सब एक दूसरे को जानते थे, लेकिन ये शहर नया था। यहाँ पर हम आस पड़ोस के लोगों के बारे में भी कुछ नहीं जानते थे।
मेरी मम्मी डरती थी कि कहीं मुझे कोई अपने साथ न ले जाए और मुझे कुछ हो न जाए, इसलिए मुझे घर से बाहर न जाने देती। और इसी वजह से घर में रहते हुए मैं भी अपनी बहनों की तरह करने लगा। सब लोग ये समझ रहे थे कि बड़े होने पर मेरी आदतें बदल जाएंगी। मैं बचपन से ही अपनी बहनों के कपड़े उठाकर पहन लेता और उनकी तरह तैयार हो जाता। सब लोग इस बात पर हंसते थे और यह समझते थे कि जब बड़ा हो जाऊंगा तो समझदार हो जाऊंगा, लड़कों में उठूंगा बैठूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, मेरी आदत बदलने के बजाय और बढ़ती जा रही थी। मेरा बिल्कुल भी लड़कों के कपड़े पहनने का दिल नहीं करता, बल्कि यही दिल करता कि मैं भी अपनी बहनों की तरह लड़की बनकर रहूं। मगर मेरी मम्मी जबरदस्ती मुझे लड़कों वाले कपड़े पहनाकर घर से बाहर भेज देती थी। मगर मुझे जब भी मौका मिलता तो मैं घर में आकर अपनी बड़ी बहनों के कपड़े पहन लेता और तैयार हो जाता। ये सारे काम मैं मम्मी से छुप कर करता हूँ। मेरे पापा तो काम पर चले जाते, वो तो शाम को ही घर वापस आते। दिन में मैं अपनी बहनों के सामने कुछ भी करता और मुझे किसी बात से मना नहीं करती, जबकि मेरी मम्मी वो मुझे जरूर इस बात पर डांट देती। और मैं ऐसा जब करता था कि जब मम्मी घर पर मौजूद ना होती, वो अपने किसी काम से बाजार गई होती या फिर मोहल्ले में किसी के घर चली जाए, तो मैं उनकी गैर मौजूदगी में अपना शौक पूरा कर लेता। मुझसे बड़ी मेरी बहन मुझे सिर्फ 1 साल बड़ी थी। दोनों की उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं था, इसलिए मैं उसके कपड़े मांग लेता और उसे कहता कि वह मुझे भी अपनी तरह अच्छा सा तैयार करे। वो भी सारे खेल में मेरे साथ मिल जाती और हम दोनों भाई बहन मिलकर यह खेल खेलते। बड़ी बहनों को तो यही लगता था कि हम दोनों मिलकर ये खेल खेल रहे हैं, इसलिए वो हम दोनों को कुछ न कहती। और अब तो ऐसा होने लगा था कि कभी मम्मी घर पर मौजूद न होती तो मैं लड़की वाला कपड़ा पहनकर लड़की बनकर घर से बाहर भी चला जाता। मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती थी और ना ही मुझे बुरा लगता था, बल्कि मुझे इस तरह से मैं ज्यादा अच्छा लगता था। यही सोच रहा था कि अगर मैं भी अपनी बहनों की तरह लड़की होता तो कितना अच्छा होता। वक्त इसी तरह से गुजर रहा था और मेरी आदत मेरी मम्मी ने छुड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी मैंने अपनी आदत न छोड़ी। पापा को तो इस बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, वरना वो तो शायद मुझे मेरी बहनों से दूर कहीं और भेज देते। एक दिन इसी तरह से मेरी मम्मी मेरी मौसी के घर हसनपुर गई हुई थी। वो 1 हफ्ते के लिए मौसी के घर गई थी और मैं जानता था कि वो 1 हफ्ते से पहले घर वापस नहीं आएंगी। घर में मेरी बड़ी बहनें थी, वो घर को संभाल लेती थी, इसलिए माँ को घर की परेशानी तो बिल्कुल भी नहीं थी। मेरी मौसी काफी बीमार थी, इसलिए मम्मी उनसे मिलने के लिए चली गई और मुझे भी अपने साथ ले जाती। लेकिन अगर मैं उनके साथ चला जाता तो घर में मेरी बहनें अकेली हो जाती। इसी वजह से मेरी माँ मुझे घर पर छोड़कर चली गई। उनके जाने के बाद पापा भी अपने काम पर चले जाते हैं और शाम को घर वापस आते हैं। और अब तो मुझे खुली छूट मिली थी, मैं अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकता था। मैंने अपने कॉलेज से भी छुट्टियां करनी शुरू कर दी और घर पर रहकर मैं वही सब कुछ करता जो मेरा करने का दिल करता। अपनी बहनों के कपड़े पहनकर तैयार हो जाता और तस्वीरें बनाता। मम्मी की गैर मौजूदगी में भी मैं लड़कियों का कपड़े पहनकर घर से बाहर चला जाता, जबकि मेरी बड़ी दोनों बहनें मुझे इस बात पर डांटती कि घर में मैं उनके साथ फिरकर थोड़ी बहुत मस्ती कर लेता हूँ, लेकिन इस तरह से मैं घर से बाहर ना जाया करूँ। इस तरह से लोग बुरा समझेंगे और अगर पापा को इस बात का पता चल गया तो वो बहुत मारेंगे। मगर मुझे इन सारी चीज़ों से कुछ मतलब नहीं, मैं वही करता जो मेरा करने का दिल करता। एक दिन इसी तरह से मैं अपनी बहन के कपड़े पहनकर लड़कियों की तरह तैयार होकर घर से बाहर निकला और घर के कोने पर खड़ा हुआ था जब एक औरत दूर से चलती हुई मेरे पास आई। पहले वो औरत मुझे गौर से देखने लगी और फिर इसने मुझे कहा कि अगर मैं इसके साथ उसके घर जाऊं और इसके घर में इसके साथ कुछ दिनों तक लड़की बनकर रहूं तो वो मुझे इस काम के मुंह मांगे पैसे देगी। मैं उसकी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। मैंने उसे दोबारा पूछा कि क्या यह वाकई में मुझे मुंह मांगे पैसे देगी? तो इस औरत ने हाँ में सर हिलाया और कहा कि अगर मुझे यकीन नहीं है तो मैं आजमा कर देख लूँ, उसके साथ चलूँ। मुझे सिर्फ कुछ दिनों तक उसके साथ उसके घर में रहना होगा। मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते का वक्त था, क्योंकि मम्मी 1 हफ्ते के लिए ही हसनपुर गई थी। तो मैंने इस औरत से ये कहा कि मैं ज़्यादा वक्त के लिए उसके साथ उसके घर में नहीं रह सकता, मैं 1 हफ्ते के लिए तो रह सकता हूँ। वह औरत फौरन से मान गई। 1 हफ्ता भी बहुत है, इसके बाद मैं अपने घर वापस आ जाऊं और वापसी पर वो मुझे इतने पैसे देगी जितने मैं उसे मांगूं। यह बात सुनकर तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब मैंने यह सोचा कि जो पैसे मुझे वहां से मिलेंगे उन पैसों से मैं अपनी बहनों के लिए कुछ न कुछ खरीद लूंगा।
वो सारा वक्त घर में बैठकर सिलाई कढ़ाई करके अपनी चीज़ें खरीदती हैं। उन्हें बहुत सारी चीज़ें दिलाऊंगा। मैं अपनी बहनों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता, क्योंकि बचपन से ही मैंने उन्हें मेहनत करते देखा था और वो जितने भी पैसे जमा करती थी, इन सारे पैसों से मेरे लिए चीज़ें खरीद कर लाती और अपने लिए कुछ भी खरीद कर ना लाती और मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। यह बात मैं अच्छी तरह से जानता था, इसलिए मुझे भी अपने बहनों से बढ़कर कुछ भी अजीज नहीं था और मैं भी उनसे बहुत मोहब्बत करता था। मैंने सोचा कि मैं खूब सारे पैसे मांग लूँगा और जब मुझे वहाँ से पैसे मिल जाएंगे तो इससे हम लोग बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदेंगे। मैं अपने लिए भी बहुत सारी चीज़ें खरीदूंगा, अपनी बहनों के लिए भी और मम्मी के लिए भी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आऊँगा। सभी लोग ये चीज़ें देखकर खुश हो जाएंगे। इसलिए इन सब की खुशी के लिए मैं इस औरत के साथ चला गया। जब मैं इस औरत के साथ उनके घर चला गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर मेरी तरह के और बहुत से लड़के मौजूद थे जो कि लड़कियों के हुलिये में थे। मैं उन सब लड़कों को देखकर बहुत हैरान हुआ कि वो यहाँ पर क्यों मौजूद थे। फिर मुझे अचानक से इस औरत की बात याद आई कि वो मुझे भी तो इसी वजह से अपने साथ लेकर आई थी, मेरे हुलियों को देखते हुए। लेकिन वो हम सब लोगों के साथ क्या करने वाली थी? आखिर उसे इस बात से क्या फायदा था जब हम जैसे लड़कों को जमा करके अपने घर ले आई थी? यकीनन इन लड़कों से भी यही कहा हुआ कि वो उन्हें मुंह मांगे पैसे देगी, लेकिन हमारे यहाँ इसके घर में रहने से इसे क्या फायदा? यह बात मुझे समझ ना आई, लेकिन मुझे ये बात समझने की जरूरत भी क्या? मुझे अपने पैसों से मतलब था और मैंने ये सोच लिया था कि एक हफ्ता मैं यहाँ पर रहूंगा और अपने पैसे लेकर यहाँ से चलता हूँ। बाकी वो औरत यहाँ पर क्या करती थी और क्या नहीं, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं और ना ही मुझे इस बारे में कुछ जानना था। मैं भी इन लड़कों के साथ वहाँ पर रहने लगा। सभी लड़के मुझे ऐसे लगते थे कि जैसे आज इस घर में आए थे। सभी बहुत खुश थे और यही कह रहे थे कि वो भी यहाँ से जब जाएंगे तो उनके हाथ में भी मुंह मांगी कीमत होगी। और सब लड़के यही सोचते थे कि यहाँ से जाने के बाद वह उन पैसों से क्या खरीदें। एक दूसरे से बातें करते इसी तरह से दिन गुजरा। जैसे ही रात हुई तो वो लड़की हमारे पास आई और उसने हम सब लड़कों को एक एक इंजेक्शन लगा दी। वो लड़की रोजाना ही रात को आती और हमें इंजेक्शन लगाकर चली जाती। इसके बाद हमें कुछ मालूम नहीं होता था कि हम कहाँ मौजूद हैं और कहाँ नहीं। सुबह आंख खुलती थी, हमें इस घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। इस औरत ने ये कहा था कि हम लोग इस वक्त से पहले इस घर से बाहर नहीं निकल सकते, जो हम लोगों ने उनसे तय किया था। इसके बाद ही हमें रकम मिलेगी। अगर इससे पहले हम इस घर से बाहर निकले तो फिर हमें वो रकम नहीं मिलेगी। इसलिए कोई भी लड़का यहाँ से बाहर नहीं जाता था। यहाँ पर सब कुछ था और खाना भी हमें अच्छा दिया जाता है, लेकिन सिर्फ रात को लड़की हमें एक एक इंजेक्शन लगा देती थी। किसी को नहीं मालूम था कि वह इंजेक्शन किस चीज़ का है और हमें क्यों लगाया जाता है। हमें यहाँ रहते हुए 2 दिन गुजर गए थे। मुझे यह भी फिक्र थी कि घर में सब लोग मेरी वजह से परेशान होंगे, क्योंकि मैं तो अपनी बहनों से यही कहकर निकला था कि मैं थोड़ी देर में घर वापस आ जाऊंगा। वो तो मेरे इंतजार में होंगे और रो रो कर अपना तबीयत खराब कर ली होंगी। मगर मैं भी यहाँ पर अगर मौजूद था तो उनकी खातिर ही मंजूर था। मैंने यह सोचा कि जब मैं एक हफ्ते के बाद घर वापस जाऊंगा और अपने साथ उनके लिए बहुत सारी चीजें लेकर जाऊंगा तो वो खुद ब खुद खुश हो जाएंगे और उनकी सारी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। जिसमें से 2 दिन गुजर गए थे, अब सिर्फ मुझे 4 दिन और यहाँ पर गुजारने थे। वो 2 दिन गुजर गए थे, लेकिन इन 2 दिनों में मुझे अपने आप में बहुत बदलाव महसूस होने लगा। मैं जब भी उठता तो अपने आप को थका थका सा महसूस करता। ऐसा लगता था कि जैसे मैंने पूरी रात बहुत मेहनत और मुश्किल वाला काम किया है, जबकि हम लोगों को तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से रखा गया था। हम लोगों से तो यहाँ पर कोई काम भी नहीं लिया जाता था। सारा दिन हम लोग एक दूसरे से बातें करके सोकर या फिर कोई ना कोई गेम खेलकर गुजारते थे और रात को भी हम लोगों में ने सोना होता था। इसके अलावा ऐसा तो कोई काम हमसे नहीं लिया जा रहा था जिसकी वजह से हमें इस कदर थकान का शिकार होता। लेकिन मुझे अपने जिस्म में बहुत दर्द महसूस होता। समझ नहीं आ रहा था कि ये किस वजह से। पहले तो मुझे लगा कि यह सब कुछ शायद मेरे साथ हो रहा, लेकिन जब मैंने अपने साथ मौजूद बाकी लड़कों से बात का जिक्र किया तो बारी बारी सब लोग ही यही बताने लगे कि उनके साथ भी यही सब कुछ हो रहा है। जब से वह यहाँ आए हैं तो उनके जिस्म में तो जैसे जान ही नहीं और वो अपने आप को थका थका और हरा हरा सा महसूस करते हैं। इनमें से कुछ लड़कों का यह कहना था कि
हम लोग 2 दिन से घर में बंद हैं, कहीं बाहर नहीं गए, चले फिरे नहीं, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। तो किसी ने कोई वजह बता दी, किसी ने यह कह दिया कि ज़्यादा सोने की वजह से ऐसा हो रहा है। सबने अलग-अलग वजह बनाकर अपने आप को और अपने साथ मौजूद बाकी लड़कों को इत्मीनान कर दिया। लेकिन मैं सारी बातों से इत्मीनान नहीं था, क्योंकि मैं इन लोगों से अलग ज़िंदगी जी रहा था। वो लोग तो बाहर दोस्तों के साथ मिलते थे, खेलते थे और अब इस कमरे में कैद हो गए थे। जबकि मेरी ज़िंदगी तो बचपन से ही ऐसी गुजरी थी, अपना सारा वक्त अपने घर में ही गुजारता था। इसलिए यह बात तो तय थी कि घर में रहने से यह मसला नहीं था, क्योंकि मैं तो इससे पहले भी घर में ही रहता था। तो फिर इसके पीछे क्या वजह थी? मुझे औरत पर शक होने लगा, जिसने हम लोगों को यहाँ पर जमा किया था और हमसे यह कहा था कि वो यहाँ से जाते वक्त हमें मुँह मांगे पैसे देगी। जब मैंने इस बारे में सोचा कि इसे हमारे यहाँ रहने से क्या फायदा था, कोई बिना वजह में किसी को अपने घर क्यों रखता है, इसे अच्छा खाना खिलाता है, रहने के लिए अच्छा माहौल देता है और उसको जाते वक्त मुंह मांगे पैसे भी देता, ये कोई पागल ही कर सकता है। वो औरत ये सब कुछ क्यों करेगी? जरूर इसके पीछे इसका कोई अपना मकसद भी हो सकता था। और अब मुझे इस औरत पर शक होने लगा कि जो इंजेक्शन हमें रात को लगाया जाता था, यकीनन इसमें कुछ न कुछ ऐसा था जो ठीक नहीं था। मैंने ये सोच लिया था कि अब मुझे ये राज जानना है। यकीनन रात को जो इंजेक्शन हमें लगाया जाता था, इसमें कोई न कोई गड़बड़ जरूर थी, वरना मेरी नींद इतनी पक्की नहीं, जरा सी आहट पर मैं उठ जाता। लेकिन जब से मैं यहाँ आकर इस औरत के घर में रहने लगा था, तब से मैं रात को सोने के लिए लेटता तो सुबह ही मेरी आँख खुलती। बीच में कुछ भी हो जाता, मुझे कुछ मालूम नहीं होता था। ऐसा तो आज से पहले कभी मेरे साथ नहीं हुआ था। यकीनन यह सब कुछ इंजेक्शन की वजह से हो रहा था। मुझे इस राज को जानना था। इस इंजेक्शन के बाद हम लोग इतनी गहरी नींद कैसे सो जाते थे? इसके बाद हमारे साथ क्या होता था? कुछ ना कुछ तो हमारे साथ ऐसा होता था जो ठीक नहीं था। इसलिए एक दिन जब वो लड़की इंजेक्शन लगाने के लिए आई तो मैं चुप गया और शायद वो भी भूल गई थी कि इतने सारे लड़कों में एक लड़का यहाँ मौजूद नहीं है। इसने सबको इंजेक्शन लगाया और खामोशी से कमरे से बाहर निकली, जबकि मैं चुपकर ये सारा मंजर देख रहा था। मैं उसी जगह छुपकर बैठा रहा और वहां से बाहर न निकला। काफी देर इसी तरह से गुजरी, जब रात का जो मंजर मैंने देखा उसने मेरी जान निकाल दी। जैसे ही रात गहरी हुई तो कुछ लोग इस कमरे में आए थे और उनके चेहरों पर नकाब थे। वह एक एक लड़की के मुंह में दवाई डाल रहे थे। इसके बाद उनके जिस्म से खून का एक इंजेक्शन निकालकर अपने पास रख लेते और अपने पास मौजूद एक खून का भरा इंजेक्शन उनके जिस्म में लगा देते। सब लड़कों के साथ उन्होंने यही किया और इसके बाद वह कमरे से बाहर निकल गए। मैं फौरन उस जगह से उठा और इन लोगों के पीछे पीछे छुप छुप कर गया। मैं जानना चाहता था कि वो यह सब कुछ क्या कर रहे हैं। इतना तो मैं जान गया था कि जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा था वो ठीक नहीं था। यहाँ पर मौजूद सब लड़कों के साथ जो कुछ किया जा रहा था वो सब कुछ हम सब लोगों को किसी बड़ी मुश्किल में डालने वाला था। इसलिए मैं जल्द से जल्द इस राज को जानना चाहता था। ये किस चीज़ की दवाइयाँ दी जाती थी और ये सब कुछ हमारे साथ क्या हो रहा था। मैं छुप छुप कर इन लोगों के पीछे ही कमरे से बाहर निकला। जब वो लोग चलते हुए एक बड़े से कमरे के अंदर चले गए, मैं भी खिड़की से छुपकर देखने लगा और इनकी बातें सुनने लगा। इस बड़े से कमरे के अंदर वही औरत मौजूद थी जो मुझे यहाँ लेकर आई थी। जो लोग यहाँ पर आए थे उस औरत से बात कर रहे थे और यही कह रहे थे कि आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बस कुछ वक्त की बात है और इसके बाद जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो दवाइयाँ और इंजेक्शन वो लोग इस कमरे में मौजूद लड़कों को दे रहे हैं वो बहुत ही पावरफुल और ज्यादा असर वाले हैं। ये इससे भी ज्यादा पावरफुल जो पहले मजबूत लड़कों को दिए जाते थे और इस बार ये जल्दी असर करेंगे। आखिर ये किस चीज के थे, मैं यही बात सुनने के लिए यहाँ पर काफी देर से मौजूद था। जब वहाँ पर मौजूद एक आदमी ने कहा बहुत जल्दी ये सारे लड़के अपनी पुरानी जिंदगी को भूल जाएंगे और इसके बाद वही करेंगे जो वो लोग चाहेंगे। वो लोग हमसे कौन सा काम करवाना चाहते थे? तो इसका मतलब यह था कि जो दवाइयाँ हमें दी जा रही थी वो इसलिए दी जा रही थी कि हम लोग अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में पूरी तरह भूल जाएं। अब मैं यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रहना चाहता था। मुझे फौरन ही यहाँ से बाहर निकलना था और जो यहाँ पर लड़के मौजूद थे इन्हें भी किसी तरह से यहाँ से बाहर निकालना था, क्योंकि यहाँ पर अब रुकना हमारे लिए ठीक नहीं था। ये लोग हमारे साथ कुछ बहुत बुरा करने के बारे में सोच रहे थे। इससे पहले कि मैं यहाँ से भाग निकलता, जैसे ही मैं पीछे हुआ तो पीछे पड़ा एक गुलदान नीचे गिर गया और इसके नीचे गिरते ही अंदर मौजूद लोगों को इस बात का
पता चल गया कि कोई बाहर मौजूद है और वो लोग फौरन से बाहर आ गए। मैंने छुपने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने इन लोगों की नज़रों से छुप नहीं पाया। आखिरकार उनकी नज़रों में आ गया और इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। वो जानते थे कि मुझे इन बाकी सारे लड़कों के साथ रखना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं उनका आधा सच जान चुका हूँ और ये भी जान चुका हूँ कि वो लोग कुछ अच्छा करने का इरादा नहीं रखते और मैं सब लोगों को यह बात बता दूंगा। इसलिए उन्होंने मुझे इन सब लड़कों से अलग एक अलग कमरे में बंद कर दी। वह कमरा बहुत ही अजीब, ऐसे जैसे कोई कबाड़ खाना, टूटी फूटी चीजें थी और रोशनी के नाम पर तो वहाँ कुछ भी नहीं था। पूरा कमरा बंद था। एक खिड़की थी जो ऊपर बनी हुई थी, जिसमें थोड़ी बहुत रोशनी कमरे में आ जाती थी, वरना तो यहाँ अंधेरे का ही राज था। वही औरत वहाँ आई और उसने मुझसे कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैंने उनकी बातें सुन ली। अब मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकता। होगा तो मेरे साथ वही जो वो चाहेंगे, लेकिन अगर मैं खामोशी से इस कमरे में रहता तो मुझे कुछ दिनों तक अच्छी जिंदगी मिल जाती। इसके बाद तो जो होना था वही होना था, लेकिन मैंने उससे पहले ही अपनी जिंदगी खुद अपने हाथों से खराब कर ली। अब मैं यहाँ पर भूखा प्यासा रहकर अपने आने वाले बुरे वक्त का इंतजार करूं। जब मैंने इस औरत से पूछा कि हमें यहाँ क्यों रखा गया है, इस औरत ने मुझे सारा सच बता दिया। इस वजह से, क्योंकि वो ये समझी थी कि मैं इस कैद से बाहर निकल नहीं सकता, इसलिए अब मुझे सच बताने में कोई हर्ज नहीं है और मैं बाकी लड़कों से अलग भी था। मैं चाह कर भी किसी को कुछ नहीं बता सकता था, इसलिए उसने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। उसने मुझसे कहा कि उनका काम यही है। जो लड़के अपने आप को लड़कियों की तरह रखना पसंद करते हैं, वह ऐसे लोगों को पैसे का लालच देकर यहाँ ले आती हैं और फिर इन लड़कों को यहाँ पर रखकर उन्हें ऐसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं और ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं कि वह पूरी तरह अपनी पुरानी जिंदगी को भूल जाते हैं और उन्हें सिर्फ यह बात याद रहती है कि वह एक लड़की की जिंदगी जीना चाहते हैं। इसके बाद उन्हें लड़कियों का कपड़ा पहनाया जाता है। उन्हें यह बात पूरी तरह भूल जाती है कि वो लड़के हैं और कहाँ से आए हैं, उनका घर कहाँ है, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता और फिर वो वही करते हैं जो उन्हें करने के लिए कहा जाता है। ये लोग ऐसे लड़कों से काम करवाते हैं, उन्हें आगे बेचते हैं और उनको हिजड़ों के साथ शामिल कर दिया जाता है। उनके साथ नाच गाना करके पैसे कमाते हैं। इसका सारा फायदा इन लोगों को होता है और ये इन लड़कों के जरिए से पैसा कमाते हैं। लड़कियां बनाकर लड़कियों का रूप से उन्हें आगे भेज दिया जाता है और यही उनका कारोबार था और यही उनका धंधा था और हमारे साथ भी वो जल्द यही करने वाले थे। उनके इरादे जानकर तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। मुझे जल्द ही कुछ करना था। औरत मुझे सारी सच्चाई बताकर चली गई और मैं यही सोच रहा था कि कैसे इस कमरे से बाहर निकला जाए। मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। इस औरत के साथ यहाँ आकर मुझे उसी वक्त यह सोचना चाहिए था कि भला कोई अपने घर में किसी को रखने के मुंह मांगे पैसे क्यों देता है। आजकल के लोग तो काम करवा कर भी पैसे नहीं देते, ऐसे में घर में रहने के लिए पैसे कौन देता है। मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की थी जो इनकी बातों में आ गया और यहाँ पर आकर आने वाले समय का हाल वो मुझे बताकर गई थी। वैसी जिंदगी मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। ये बात सच थी कि मुझे लड़कियों की तरह रहना अच्छा लगता था, लेकिन वो सिर्फ अपने घर में अपनी बहनों के साथ थोड़ी सी मौज मस्ती करने के लिए मैं करता था। मैं लड़का था और मुझे इसी तरह से रहना था। मुझे अपने घर वालों के लिए, अपनी बहनों के लिए कुछ करना था। मैं इस तरह से यहाँ पर इनके हाथों का खिलौना बनकर नहीं रह सकता था। बहुत सोचने के बाद और कोशिश करने के बाद भी मैं यहाँ से निकलने में नाकाम रहा। मैं हर दिन कोशिश करता था कि किसी तरह से इस खिड़की तक पहुँच सकूँ, वहाँ से बाहर निकल सकूँ, लेकिन वो खिड़की यहाँ से बहुत ऊंची थी। इस तक पहुँचना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। 2 दिन की मशक्कत के बाद आखिरकार कैसे भी करके मैं उस खिड़की तक पहुँच गया और मैंने इस खिड़की को तोड़ डाला। इससे मैं कमरे से बाहर निकल आया। वो खिड़की औरत के घर के बाहर से खुलती थी। इस खिड़की से जब मैं बाहर निकला तो मैं उसी घर से बाहर निकल आया। वो यही समझी थी कि मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ से निकलने में कामयाब हो गया था और अब मेरा इरादा पुलिस स्टेशन का था। मैं अपने साथ बाकी लड़कों को भी बचाना चाहता था। अगर मैं अकेला यहाँ से घर चला जाता तो इन लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती और भी किसी के भाई और किसी के बेटे होंगे। मैं इस तरह से उन्हें इस दलदल में अकेला नहीं छोड़ सकता था। इसलिए सबसे पहले पुलिस के पास गया और पुलिस को जाकर मैंने सारा सच बता दिया। मेरे कहने पर वो लोग इस घर में गए और उन्होंने लोगों को रंगे हाथ पकड़ लिया। इन सारे लड़कों को वहां से रिहा करवा लिया। इतना बड़ा काम मैंने किया था तो वो लोग काफी अरसे से काम कर रहे थे
और बहुत बड़े मुजरिम थे जिन्हें पुलिस अब तक पकड़ने में नाकाम रही थी। मैंने उनको पकड़वाया था, इसलिए इनाम के तौर पर मुझे बड़ी रकम दी गई थी और मैं वो रकम लेकर अपने घर आ गया, जहाँ पर मेरी बहन और मेरी मम्मी मेरे इंतजार में थी। मुझे देखते ही वो मुझसे लिपट कर रोने लगी और ये पूछने लगी कि मैं कहाँ चला गया था। मैंने उन्हें सारी कहानी बताई तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगी। मैं उनके लिए पैसे लेने गया तो वो वहाँ से मुझे पैसे नहीं मिले, लेकिन फिर भी मैं घर पैसे लेकर लौटा था। मैंने वो सारे पैसे अपनी बहनों को दिए और ये कहा कि वो अपनी मर्जी से इन पैसों से जो चाहें खरीद सकती हैं। और आज के बाद मैंने यह फैसला किया था कि मैं कभी भी अपने बहनों का कपड़ा पहनकर लड़कियों वाली ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश नहीं करूँगा। मुझे यह बात समझ आ गई थी कि मैं एक लड़का हूँ, मैं इनका भाई हूँ और मुझे अपनी बहनों की जिम्मेदारी उठानी है। मुझे इनका भाई बनकर दिखाना है, न कि उनकी तरह उनके साथ बहन बनकर इस घर में रहना है, बल्कि भाई बनकर उनकी हिफाजत करनी है। क्योंकि इससे पहले मैं बाहर की दुनिया से अनजान था और अब जब से मैं वहां से होकर आया था तो मुझे अंदाजा हुआ था कि बाहर की दुनिया कितनी खतरनाक है और मुझे अपनी बहनों को इस दुनिया से महफूज रखना है। इस दिन के बाद से मैंने वो सारे शौक छोड़ दिए। लड़कियों की तरह बनकर रहने की जो ख्वाहिश थी इसे खत्म कर लिए और लड़कों की तरह रहने लगा और जिम्मेदारियों को संभालने लगा। और हर चीज के लिए घर से बाहर मैं नहीं जाता। मैं कभी भी अपने बहनों को अकेला नहीं जाने दिया था। मेरी मम्मी इस बात पर खुश थी कि देर से सही मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि भगवान हमें जो भी बनाकर इस दुनिया में भेजता है वही हमारे लिए बेहतर होता है। कभी भी अपने आप को बदलने की कोशिश न करें। आपको जो भी बनाकर इस दुनिया में भेजा गया है इसकी हकीकत को माने और उसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारें। क्योंकि अगर हम इस हकीकत को नहीं मानते और इसके खिलाफ जाते हैं तो इसमें हमारा बहुत नुकसान होता है। वो वक्त रहते मुझे इस औरत की असलियत की पता चल गई थी और मैं उस दलदल से बाहर निकल आया, वरना जाने मेरे साथ क्या होता। मैं कभी अपने घर वापस लौट भी आता या फिर नहीं, और मेरे माँ बाप अपने इकलौते बेटे को भी खो देते। इसलिए जिंदगी में कभी भी कुछ ऐसा न करें जिससे आप अपने घर वालों का नुकसान हो। कुछ भी करने से पहले ये जरूर सोचें कि क्या ऐसा करना हमारे लिए या हमारे घर वालों के लिए ठीक होगा या फिर नहीं। और किसी भी राह पर चलते इंसान पर भरोसा मत करें। आजकल कोई भी किसी को मुफ्त में 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं होता, तो ऐसे में कोई आपको आपके मुंह मांगी कीमत देने के लिए कैसे तैयार हो जाए। जब कोई ऐसी बात कहे तो उसी वक्त समझ जाए कि वो इंसान आपसे जरूर कोई ऐसा काम लेना चाहता है जो कि ठीक नहीं है, और उसी वक्त इस इंसान से बच जाएं और अपने आप को अपने घर वालों को बचा लें। यही अक्लमंदी है और ये इस दुनिया में रहने का सही तरीका भी। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।